गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक करना है डिस्कस वो है मशीनरी फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। वैसे तो ये पूरा टॉपिक जो है वो है मशीनरी फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, इसका हम पहला पार्ट जो है आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन की अगर हम बात करते हैं मतलब कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एस्टेब्लिशमेंट्स में या फर्म्स में ना हो तो उसके लिए हमको जो है क्या एक्शंस जो है एक कंपनी को जो है लेने चाहिए, वो आपके पहली स्लाइड में मैंने जो है डिस्कस किया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है इसमें या तो ये पूरा आ जाएगा मशीनरी फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, या फिर ये भी हो सकता है कि एक्सप्लेन सम वॉलंटरी मेजर्स और नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ही डिस्कस कर लेते हैं अभी हम। अब आपको होता है प्रिवेंशन क्या बोलते हैं, कि प्रिवेंशन होती है कि कोई चीज़ ना हो। ठीक है, तो उसके लिए कुछ एक्शंस जो है जो एक तरह से पर्सन जो है और लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ कैसे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अगर होंगे तो वो इंडस्ट्री के लिए भी ख़राब होंगे, वो वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए भी ख़राब है, और पूरी इकॉनमी की अगर हम बात करें नेशन की तो उसके लिए भी ख़राब है, क्योंकि इससे जो है एक तरह से प्रोडक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, प्रॉफिट्स ख़त्म हो जाते हैं, मार्केट शेयर ख़त्म हो जाता है, और एक इवन जो है क्लोज प्लांट जो है वो बंद भी हो जाता है। ठीक है, तो ये तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को किस तरह से रोका जाए, वो इंडस्ट्रीज़ को जो है उस पर उन एक्शंस पे जो है काम करना चाहिए। ठीक है, अब ये एक तरह से प्रिवेंशन जो है ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ना हो उनको प्रिवेंट किया जाए इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, जैसे कि एक ओल्ड सेइंग भी है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। ठीक है, तो वैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की बात करें तो ये इसको हम कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे एफर्ट्स कर सकते हैं कि जिससे जो है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो कम हो जाए। ठीक है, अब वो एफर्ट्स क्या हैं वो हमने डिस्कस करने हैं आज, और ये आपके फॉलोइंग मेजर्स हैं। ठीक है, दोनों वॉलेंट्री और नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स और स्टैट्यूटरी मेजर्स। ठीक है, इसमें से भी जो है हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके वॉलेंट्री और नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स। अब स्टैट्यूटरी वर्ड जो है वो क्या है, स्टैट्यूटरी होता है कि मान लो किसी कानून में कोई चीज़ दी हुई हो और फिर कोई एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको लागू कर रही हो, वो स्टैट्यूटरी होता है। और नॉन स्टैट्यूटरी कि कानून में नहीं दी गई है, एस्टेब्लिशमेंट जो है अपने अपने हिसाब से जो है उन चीज़ों को अपने उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है और इन एस्टेब्लिशमेंट में उसको लागू कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इसमें हम डिस्कस करते हैं वॉलेंट्री मेजर्स में, वो है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स। ठीक है, इसमें क्या है कि 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था। उसमें जो है सजेशन दी गई थी कि जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट में सेटअप की जाए। लेकिन इसमें सब पहले क्या किया कि एक ट्राईपार्टाइट कमेटी बनाई गई। ट्राईपार्टाइट का मतलब होता है कि जब जहाँ जिसमें गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स के भी होते हैं और एम्प्लॉयज़ के भी रिप्रेजेंटेटिव उसमें होते हैं। ठीक है, एक ट्राईपार्टाइट कमेटी बनाई गई जिसको यूके, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम, वेस्ट जर्मनी और यूगोस्लाविया भेजा गया, वहाँ की जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स की के फंक्शंस को देखने के लिए कि वो वहाँ पर जो है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल जो है किस तरह से काम कर रही है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो किस तरह से जो है उन उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, ये स्टडी करने के लिए एक ग्रुप को भेजा गया। ठीक है, इसके बाद इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ट्राईपार्टाइट बॉडी है। जो जेएमसी है वो आपकी बाईपार्टाइट है बॉडी है। ठीक है, जेएमसी बाईपार्टाइट का मतलब क्या है कि जिसमें सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ठीक है, जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है आपकी वो ट्राईपार्टाइट बॉडी है जिसमें 3 जो है रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स और एम्प्लॉयर्स की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स और एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव। इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इसमें रहती है। ठीक है, अब जो स्टडी ग्रुप दूसरे देशों में स्टडी करने के लिए गया, जो मैंने आपको मेंशन किए हैं कंट्रीज़। ठीक है, तो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की एक सेशन होता है, 15th सेशन कहते हैं, 1957 में हुआ था। ठीक है, जिसमें जो है इस ग्रुप ने जो है अपनी रिपोर्ट रखी थी उसके अपनी विज़िट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें डिसाइड की गई थी जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल से रिलेटेड। ठीक है, इसमें कहा गया था कि जिन अंडरटेकिंग्स में 500 और उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर जेएमसीज जो है उसको उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा।
ठीक है, लेकिन ये वॉलंटरी मेजर है, इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन दी एस्टेब्लिशमेंट्स। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें कही गई कि इसमें जो है वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स की तरफ से इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, मिनिमम इसमें कहा गया 6 और मैक्सिमम कहा गया 12। अगर 6 है तो 3-3 मतलब 3 एम्प्लॉयर की तरफ से और 3 एम्प्लॉय की तरफ से। अगर 12 है तो 6 एम्प्लॉयर की तरफ से और 6 जो है एम्प्लॉय की तरफ से। ठीक है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन जो है वो नॉमिनेशन की से जो है नॉमिनेशन के थ्रू जो है वो इलेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, अगर जीएमसी जो है कुछ एरियाज़ को देखेगी, वो फंक्शंस क्या हैं इसके। एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, दूसरा कंसल्टेटिव है और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं। और ये जो तीनों एरियाज़ है, इसमें क्या क्या मेन की एरियाज़ जो आते हैं वो है दैट इज़ रिलेटेड टू वेलफेयर, सेफ्टी, ट्रेनिंग, हॉलीडे शेड्यूल्स, फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, ये इसमें तीनों कैटेगरीज में आते हैं। तो ये आपकी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, दैट इज़ रिलेटेड टू योर जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो है कोड ऑफ डिसिप्लिन का। ठीक है, कोड ऑफ डिसिप्लिन जो है वो सेकंड 5 ईयर प्लान जो था इंडिया का, उसमें सजेस्ट किया गया था कि एक कोड ऑफ डिसिप्लिन बनाया जाए। ठीक है, जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज से रिलेटेड हो। ठीक है, एक तरह से वॉलंटरी कोड ऑफ डिसिप्लिन जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, जो सजेशन ये अगेन जो 15th सेशन हुआ था, जिसमें जेएमसी को भी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कहा गया था इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, 1957, उसी में जो है कोड ऑफ डिसिप्लिन के बारे में भी जो है डिस्कशंस हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या गया थे, सेंट्रल नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस वो अग्री किए कि ऐसा एक कोड बनाया जाए। ठीक है, और 1958 के बाद जो है ऐसा एक कोड जो है वो इफ़ेक्टिव भी हो गया। ठीक है, तो एक कोड ऑफ डिसिप्लिन बनाया गया। ठीक है, जो जिसमें सेंट्रल नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस की दोनों जो है इसके लिए अग्री हुए। ठीक है, अब ऑब्लिगेशंस ऑफ एम्प्लॉयर क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशंस क्या रहेंगी। जैसे कि वो वर्कर्स से पूछे बगैर जो है वर्कलोड को इंक्रीज नहीं करेंगे, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस को जो है वो इनक्रेज करेंगे। ठीक है, और जो भी वर्कर्स की ग्रीवेंसीज रहेगी उनको रिजॉल्व करने के लिए प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, जितने भी अवार्ड्स और एग्रीमेंट्स होंगे, ठीक है, अवार्ड्स मतलब ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट जो अवार्ड्स देंगे, ठीक है, या कोई और लॉज होंगे, ठीक है, उनको भी जो है एक तरह से अप्लाई किया जाएगा वर्कर्स पे। ठीक है, और जो भी ऑफिसर्स होंगे या कोई और मेंबर्स होंगे जो वर्कर्स को जो है भड़का रहे होंगे, तो उनके अगेंस्ट भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो ये कुछ एम्प्लॉयर्स के लिए एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है, अब हम यूनियंस की ऑब्लिगेशंस भी देख लेते हैं, एम्प्लॉयज़ की ऑब्लिगेशंस। उसमें कहा गया है कि जो एक तरह से कोई भी वर्कर जो है ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर को जो है थ्रेट देते हों। ठीक है, या डराते हो, धमकाते हों। ठीक है, और वर्किंग आवर्स में कोई भी यूनियन का वर्क नहीं करेगा। ठीक है, या कोई भी नेग्लिजेंस नहीं होगी ड्यूटी में, कोई भी केयरलेसनेस शो नहीं किया जाएगी। ठीक है, और जो भी यूनियन के जो ऑफिस बेयरर्स होंगे जो किसी गलत एक्टिविटीज़ में पाए जाएंगे या कोड ऑफ डिसिप्लिन के अगेंस्ट जो है काम करेंगे, उनके अगेंस्ट भी जो है एक एक्शन जो है इसमें लिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो कोड है इसमें कोई लीगल एक्शन की बात नहीं की गई है। ठीक है, वॉलंटरी में जो है दोनों की तरफ से दोनों ने एग्री किया। नेक्स्ट जो है, अब हम बढ़ते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग की तरफ। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? अब कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बैठते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड जो है वो उसमें निगोशिएट करते हैं। ठीक है, अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। इसमें इसको बार्गेनिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें मैनेजमेंट की तरफ से कुछ प्रपोजल्स होते हैं, कुछ एम्प्लॉय की तरफ से प्रपोजल्स रहते हैं। ठीक है, कुछ काउंटर प्रपोजल्स होते हैं, कुछ ऑफर्स रहते हैं, फिर काउंटर ऑफर्स रहते हैं रिलेटेड टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, तो दोनों बार्गेन करते हैं रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। ठीक है, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग भी एक टूल है वॉलंटरी मेजर्स का, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करें। ठीक है, तो उसके लिए है कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है इसमें प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? अब वर्कर्स भी जो है टाइम टू टाइम जो है कंप्लेंट करते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं कि हमको जो है फेयर शेयर नहीं प्रॉफिट में मिलता है, क्योंकि वर्कर जो है बहुत काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट्स का जो शेयर है वो कंपनी अपने पास रख लेती है, तो वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं इसके लिए।
ठीक है। तो इसमें इसमें कहा गया, और वर्कर को ये भी लगता है कि हमारे को एक तरह से मशीन की तरह जो है ट्रीट किया जा रहा है, एक उसके टूल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग अगर कोई कंपनी जो है इस सिस्टम को अडॉप्ट करती है, तो उसमें क्या है कि ये जो जो भी प्रॉफिट्स रहते हैं उसका कुछ नॉर्मल वेजेस की परसेंटेज जो है वो वर्कर्स में डिवाइड की जाती है। ठीक है। तो इससे भी थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स की रिलेशनशिप जो है वो और कॉर्डियल होती है। ठीक है। वो भी एक तरह से इम्पोर्टेंट पार्ट इंडस्ट्रियल यूनिट का अपने आप को समझते हैं, तो इससे भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो है वो कम होंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें अब ट्राईपार्टाइट बॉडीज़ हैं। ठीक है। ट्राईपार्टाइट बॉडीज़ जो मैंने इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस आपको ऊपर जो जेएमसी में बात की है, ठीक है, वो इसमें ट्राईपार्टाइट बॉडी हम देख सकते हैं। ठीक है। इसके साथ एक और बॉडी अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है। ट्राईपार्टाइट जो मैंने पहले आपको बताया, ट्राईपार्टाइट क्या होता है, तीन तीन जगह से जो रिप्रेजेंटेशन जो ट्राईपार्टाइट बॉडी में होती है, एक गवर्नमेंट की तरफ से, एक एम्प्लॉयर्स की तरफ से और एक एम्प्लॉयज़ की तरफ से, इसलिए इसको ट्राईपार्टाइट बॉडीज़ बोलते हैं। और बाईपार्टाइट होती है जिसमें दो जगह से रिप्रेजेंटेशन रहती है, एक एम्प्लॉयर की तरफ से और एक एम्प्लॉय की तरफ से, गवर्नमेंट की कोई इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। ठीक है। अब ये जो इससे रिलेटेड भी एक एग्जाम, प्रीवियस एग्जाम में एक क्वेश्चन था ट्राईपार्टाइट की, इज ट्राईपार्टाइट सिस्टम एक्सरसाइज्ड इंडिया और नॉट, तो इसका उसका आंसर है यस। और उसमें आप लिख सकते हैं कि ट्राईपार्टाइट कंसल्टेशन जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडियाज़ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप सिस्टम का। ठीक है। और इसकी ये बहुत पहले से जो है ट्राईपार्टाइट कंसल्टेशन जो है वो इंडिया में चलती है, 1942 से ये चीज़ें जो है चल रही है। ठीक है। और जो आपकी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है और दो स्टैंडिंग लेबर कमेटी है, वो आपकी ट्राईपार्टाइट बॉडीज़ हम उनको कहते हैं। ठीक है। अब ये जो ट्राईपार्टाइट कंसल्टेशन है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, इसको देख लेते हैं। मतलब कि लेबर लेजिस्लेशन, अलग अलग लॉज हैं, उनमें किस तरह से यूनिफॉर्मिटी जो है वो लाई जाए, उसके लिए जो है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस और एक स्टैंडिंग लेबर कमेटी जो है काम करती रहती है। ठीक है। और किस तरह से जो है एक प्रोसीजर्स बनाया जाए, जिस तरह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो है उनको सेटल करने के लिए, ठीक है, या कोई और मैनेजमेंट और लेबर से रिलेटेड इम्पोर्टेंस उनके मैटर्स हैं, ठीक है, उनको कंसीडर करना। ठीक है। ये सारा जो है काम जो है एक तरह से ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस और स्टैंडिंग लेबर कमेटी जो है वो देखती है। ये दोनों ट्राईपार्टाइट बॉडीज़ है। ठीक है। तो इसमें हमने ये कुछ चीज़ें डिस्कस की, और एक और चीज़ इसमें और बता देता हूँ आपको कि बहुत सारी ट्राईपार्टाइट बॉडीज़ है, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने ऊपर डिस्कस किया आपके पास ILC और SLC। ठीक है। सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल्स पे दोनों पे जो है ट्राईपार्टाइट बॉडीज़ जो है वो काम करती है। ठीक है। अगर हम वेज बोर्ड्स की बात करें या इंडस्ट्रियल कमेटी की बात करें, वो सेंट्रल लेवल पे काम करती है, और जो स्टेट लेबर एडवाइजरी बोर्ड्स है वो स्टेट लेवल पे काम करते हैं। ठीक है। ये सारे जो है वॉलेंट्री एग्रीमेंट्स है ऑन वेरियस लेबर मैटर्स। ठीक है। तो ये आपका था ट्राईपार्टाइट बॉडी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन। अब लास्ट जो है इसमें हम एक और डिस्कस कर लेते हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है। ग्रीवेंस क्या होती है, दीज आर द कंप्लेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ रिलेटिंग टू देयर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अगर कुछ भी उनको डिससेटिस्फैक्शन रहेगी या इनजस्टिस उनको लगेगा, तो वो ग्रीवियंस जो है वो मैनेजमेंट को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी। ठीक है। तो उसके लिए एक तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस में जो है उन चीज़ों को ला सकते हैं। ठीक है। तो उसी को जो है कंप्लेंट्स को किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखा जाए, तो उसके लिए जो है ग्रीवियंस प्रोसीजर होता है। ठीक है। एक सिस्टम है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। ठीक है। जो कि ग्रीवियंस को सेटल करने के लिए बनाया गया है, और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ग्रीवियंस मैकेनिज्म जो है वो डिफ़र करता है। ठीक है। जहाँ पर जिन ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं होता है, वहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी के प्रोविजंस जो है वो लागू होते हैं। ठीक है। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, और ये ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी हम अभी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये अभी आपके थे वॉलेंट्री और नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है स्टैट्यूटरी मेजर्स जो है प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।